नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो सीरीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने जो सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। तो उसी सीरीज में हम हिंदी को भी इसी पैरेलल सीरीज में डिस्कस करेंगे। सामाजिक अध्ययन के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हिंदी के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये हिंदी के वो क्वेश्चंस है जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। और देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कोई भी दो, अगर हिंदी उसके सिलेबस में है, अगर सिलेबस स्पेसिफाइड है कि इन पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश का जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो फॉर्म इसमें आया हुआ है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें स्पेसिफाइड है कि 6 उसमें जो सेक्शंस हैं उन्हीं 6 सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएगा। ओके, देखिए 60 नंबर का पेपर है, तो 60 नंबर के पेपर में 10-10 क्वेश्चन आएंगे आपके। 10 क्वेश्चन क्रिया विशेषण विशेषण विशेष से, 10 विलोम से, विलोम शब्द से, 10 पर्यायवाची से, 10 क्वेश्चन आएंगे जो शुद्धि अशुद्धि से, मतलब आपको वर्ड दिया रहेगा, शब्द दिया रहेगा, उसको शुद्ध करना रहेगा, या सेंटेंस दिया रहेगा उसको शुद्ध करना रहेगा। तत्सम तद्भव, तो 6 इसमें सेक्शंस हैं और 6ठा सेक्शन जो है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इन्हीं 6 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर तो आपको वही पढ़ना है। लेकिन और एग्जाम्स में, जैसे आप और भी जो आयोग के एग्जाम है, सपोज करिए आप राजस्थान लोक सेवा आयोग का पेपर देते हो, झारखंड का देते हो, बिहार का देते हो, मध्य प्रदेश का देते हो, उत्तराखंड का देते हो, मतलब जहां पे भी हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है, तो उन एग्जाम्स, हर एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप उस हिसाब से करिएगा, उस पर्सपेक्टिव से करिएगा कि क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप करके ना जाओ, वो आप करके जरूर जाइए, क्योंकि हो सकता है और होता है ऐसा कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। सो एटलीस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं या जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो तो आप करके ही जाइए। ओके, सो इसमें पूछ रहा है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। पर्याय मतलब उसका सिनोनिम या पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। कभी कभी होता है हम जनरली बस रात्रि देखते हैं और उसमें ढूंढने लगते हैं, ये नहीं देखते कि है या नहीं क्या पूछ रहा है। सो इसमें पूछ रहा है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए विभावरी, रैन, यामिनी, सौदामिनी। अब देखिए ये तो वोकैबुलरी पे आपका डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा आप शब्दों को पढ़ते हो। अब देखिए ये माइंड आपका जितना एक्टिव रहेगा, अब आप देखिए अगर आप क्वेश्चन ढंग से करते हो, ढंग से पढ़ते हो, तो आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि यामिनी, रैन, विभावरी ये तो रात्रि के पर्यायवाची हैं, लेकिन सौदामिनी नहीं है, इसमें चूंकि टिक है। तो सौदामिनी अगर नहीं है तो ये है किस चीज का पर्याय, किस शब्द का पर्यायवाची है? किसी न किसी शब्द का पर्यायवाची तो होगा ही। सो उस पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ेंगे तो जो आसान क्वेश्चन है वो तो आप करोगे ही, प्लस जो थोड़ा सा कठिन टाइप के होंगे, कठिन इन द सेंस जो आपने एग्जाम्स आपकी नजर से ना निकले हों या आपने जो बुक है उसमें न देखे हों, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कर सकते हो। ओके, सो रात्रि का जो पर्यायवाची इसमें यामिनी, रैन, विभावरी, ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची हैं। जो सौदामिनी है वो इसमें सही उत्तर होगा आपका। विमुख का विपरीत शब्द कौन सा होगा? विपरीतार्थक मतलब विलोम, उल्टा आपको बताना है उसका। विमुख का मतलब होता है नीचे की ओर जाना, और उन्मुख की मतलब ऊपर की ओर। ओके, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सो आंख खुलना मुहावरे का मतलब होता है होश में आना। ओके, अब इसमें देखिए दिए आपको ऐसे रहेंगे कि आप सब एक ही तरह लगेंगे। आंख से दिखना, जल्दी से उठना, समय पर जाना, जागना, या होश में आना। आंख खुलने का मतलब है जब भी आपको होश आ जाए, या जब भी आप ये समझ जाओ कि हाँ हमको क्या करना है। ओके, सही चीज क्या है उसमें। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपको पता होगा शब्द के पहले लगने वाले वाक्यांश को, शब्द के, किसी शब्द के पहले जो शब्दांश लगते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ओके, तो देखिए अति प्लस अधिक, और उपसर्ग या प्रत्यय में जब भी कोई शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय वाला शब्द हमेशा ऐसा रहेगा कि अगर आप उपसर्ग या प्रत्यय उसमें से हटा दें और जो शब्द बचे उसका भी एक सार्थक अर्थ होगा।
ओके, ऐसा नहीं है कि आप उपसर्ग या प्रत्यय को हटा देंगे तो उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, अगर उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं हो सकता है, ऐसे ही। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, अब अति इसमें से हटा दीजिए, सो अति प्लस अधिक दोनों को मिला देंगे तो अत्यधिक हो जाएगा, तो अति अगर हटा देंगे तो भी आप अधिक का एक जो सार्थक मीनिंग है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करिए कि जो आप उपसर्ग समझ रहे हो उसके अलावा जो पार्ट बच रहा है उसका एक सही मतलब निकले। ओके, अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब वो शब्द गलत है, उसमें भाव नहीं है। मानव हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का जो मूल आधार है वो खड़ी बोली है। ओके, बाकी आपकी ब्रज भाषा, उर्दू, हिंदुस्तानी या बिहारी, तो जो भी है वो आपकी लोकल लैंग्वेजेस हैं, मीन्स क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है, किसी क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है, लेकिन जो मानक है हिंदी मूल का आधार जो है वो खड़ी बोली है। दिए गए विकल्पों में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अब आपको यहां बताना है कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, मतलब तीन शब्द इसमें ऐसे हैं जो सरस्वती के पर्यायवाची हैं, तो आप या तो आप जो नहीं है वो ढूंढ लीजिए, या आप ये ढूंढ लीजिए कि इसमें से कौन कौन तीन शब्द हैं जो पर्यायवाची हैं उनके, जैसे भारती है, शारदा है, वीणा पाणी है, ये तीनों आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं, और भार्गवी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ओके, भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए भिक्षु, आप देखिए इसको आप ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट में, भिक्षु हो गया प्लस उक हो गया, आप दोनों को ऐड करोगे तो भिक्षुक बन जाएगा। अगर भिक्षु और उक को जोड़ने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है भिक्षु से, तो इसका मतलब उसमें कुछ गलती है या कोई और इसमें प्रत्यय होगा। तो देखिए भिक्षु प्लस उक, तो भिक्षुक आपका प्रत्यय हो जाएगा, इसमें उक जो है वो प्रत्यय होगा। लघु शब्द का विपरीत क्या होगा? अब देखिए लघु शब्द का उल्टा आपको बताना है, तो लघु मतलब छोटा और दीर्घ माने बड़ा, तो दीर्घ उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, अब देखिए कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसे दे देगा, जैसे महान, विशाल, जैसे विशाल कहते हो तो विशाल भी तो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर दे दिया गया है कि जनरली जब यूज होता है तो कहते हैं ना लघुत्तरीय। ओके ओके, लघु काल, दीर्घ उत्तरी, दीर्घ काल, इस तरह से वो ऐड करते हैं, तो लघु का उल्टा दीर्घ होगा। पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी कहलाती है? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में जनरली आता है। ओके, पूरब और उत्तर मतलब नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की डायरेक्शन है वो आपको बताना है। सो उनके अलग अलग नाम है। देखिए जो चार आपकी प्रमुख दिशाएं हैं उन चारों दिशाओं से मिलके चार दिशाएं और बनती हैं। पूरब पश्चिम के बीच की दिशा, ओके, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा, ये चारों दिशाएं आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे चूंकि एक कहा गया है पूरब और उत्तर के बीच की आपको बतानी है, तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसको हम ईशान कहते हैं। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। क्या भूलूं क्या याद करूं कि विधा क्या है? विधा मतलब ये कौन सी तरह की जो रचना है या कहानी है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, आत्मकथा है, क्या है ये? सो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, जिसको हम इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ओके, अपने द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखना वो आत्मकथा होता है। मुंशी प्रेमचंद का वह कौन सा कि वह रचना जो अधूरी रह गई थी? तो ये आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा हो, तो जो मंगलसूत्र है वह रचना मुंशी प्रेमचंद की थी लेकिन अधूरी रह गई थी। वो लिखते वक्त ही जब लिख रहे थे उसी बीच उनका देहांत हो गया था। ओके, तो मंगलसूत्र जो है वो अधूरा रह गया था। घड़ी साज शब्द है, तो घड़ी साज शब्द कौन किस तरह का है? देशज शब्द है, विकारी शब्द है, रूढ़ शब्द है या संकर शब्द है? तो संकर शब्द है ये। संकर शब्द का मतलब जो दो शब्दों से मिलके बना हो, जैसे घड़ी प्लस साज, तो घड़ी साज संकर शब्द है आपका। रसाल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अब रसाल का पर्यायवाची आपको बताना है इसमें से, तो कोयल, पान का, सगा भाई का या आम का। सो रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची है। ओके, अब उल्टा भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि आम का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, या कौन सा नहीं है, या कौन सा है, तो कोई भी आपसे पूछा जा सकता है।
जिसका जन्म पहले हुआ हो का अर्थ क्या है, मतलब जिसका जन्म पहले हुआ हो। अब इस तरह से आपको उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द आ सकता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो देखिए दो शब्द हैं, एक है अग्रज, एक है अनुज। सो अनुज का मतलब है छोटा और अग्रज का मतलब है बड़ा। सो जिसका जन्म पहले हुआ वो है। आंख का अंधा नाम नयन सुख। अब देखिए ये लोकोक्त है, इसका मतलब आपको बताना है। अप्रत्याशित लाभ होना, आत्म प्रशंसा करना, अनायास सम्मान या गुण के विरुद्ध नाम होना। मतलब आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब आंख से तो अंधा है लेकिन नाम उसका नयन सुख है। मतलब जैसे उसके गुण हैं उसके विपरीत नाम होना, उसके विरुद्ध नाम होना। ओके, तो ये आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ होता है। अचरज शब्द का तत्सम आपको बताना है। देखिए तत्सम का मतलब होता है, तत्सम और तद्भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे बताया समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में भी आरओ जो यूपीपीएससी का है उसमें भी तत्सम तद्भव 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अचरज शब्द का तत्सम तद्भव क्या है। सो तत्सम का मतलब है जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और वो उसी फॉर्म में यूज हो रहे हैं जिस फॉर्म में वो संस्कृत से लिए गए हैं। मतलब जैसे वो संस्कृत भाषा में थे वैसे ही वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव का मतलब क्या होता है, तद्भव का मतलब होता है कि जो लिए तो संस्कृत से ही गए हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो आम बोलचाल की भाषा में बदल गया है, लोग उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए जो देसी भाषा में जो आप शब्द इस्तेमाल करते हो उनको हम तद्भव कहते हैं। और जो तत्सम का मतलब हुआ जो तत् प्लस सम, मतलब उसके बराबर, जो संस्कृत से जो शब्द हूबहू यूज किए जाते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। ओके, सो अचरज शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। सो अचरज जो है वो आश्चर्य का तत्सम रूप है। ओके, देखिए बाकी इसमें जो दिए गए हैं, अब इसमें देखिए आपको टिक करना भी कठिन हो जाएगा आपके लिए। अगर आप वर्तनी शुद्धि का जो वर्तनी अगर आप सही से नहीं इसमें ढूंढ पाओगे कि कौन सी वर्त, देखिए सब एक ही तरह के लग रहे हैं, आश्चर्य ही सब लिखे हुए हैं लेकिन उसमें वर्तनी का केवल दोष है। तो जो सा ऑप्शन है आश्चर्य वो आपका सही है। ओके, तो वर्तनी का भी आपको ध्यान रखना है। तपस्वी का तद्भव आपको बताना है, तपस्वी का तद्भव बताना है। ओके, तो तद्भव जो है वो तपसी है। ओके, अब आपसे इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। ओके, कि तपसी किस शब्द का तत्सम रूप है। तो तपसी जो है वो तपस्वी शब्द का तद्भव रूप है। सूरदास की रचना कौन सी इसमें बतानी है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि सूरदास की रचना इस निम्न में से कौन सी है। साहित्य लहरी, दोहावली, प्रेम वाटिका या झरना। जो साहित्य लहरी है वो सूरदास की रचना है। दोहावली जो है वो तुलसीदास की रचना है जहां तक मुझे याद आ रहा है। और झरना और प्रेम वाटिका मुझे इसमें बहुत कंठस्थ नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन सूरदास की रचना आपको इसमें बतानी है साहित्य लहरी। अब इसमें देखिए मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब चूंकि आपके जो डीएलएड 3rd सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसके सिलेबस के हिसाब से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। बट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए कि जो सिलेबस में आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं या जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन पे आप ज्यादा फोकस करिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा आपका पेडागोगी का क्वेश्चन हो गया, जिसको हम कहते हैं ना बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप टीईटी या सुपर टीईटी का एग्जाम दोगे तो उसमें बाल विकास का क्वेश्चन पेपर होता है। ओके, सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि आप टेट का या सुपर टेट का एग्जाम दोगे या सी टेट का एग्जाम दोगे तो उसमें भी आप क्वेश्चन इसकी तरह मिलेंगे आपको। सो प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर बच्चों में अगर भाषा का विकास करना है तो कैसे किया जाना चाहिए, आप कैसे बच्चों का विकास करोगे। तो सबसे पहले तो हमको वर्णमाला सिखाएंगे ना। पहले हमको हम छोटा आ, बड़ा आ या का खा गा जो वर्णमाला है वो पहले सिखाएंगे। उसके बाद हम उनको लिखना सिखाएंगे या उसके बाद जो भी करेंगे लिखना पहले सिखाएंगे या वार्तालाप कराएंगे या सुलेख कराएंगे या पढ़ना सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक थिंग है वो है वर्णमाला का ज्ञान कराना। जब तक उनको वर्णमाला के अक्षर नहीं कंठस्थ होंगे तब तक वो ना तो शब्द बना पाएंगे उससे, ना ही लिख पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे, ना सुलेख लिख पाएंगे, ना वार्तालाप कर पाएंगे। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से करिए कि सबसे बेसिक जो चीज है बच्चों के प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए वो है वर्णमाला। ओके, जो अल्फाबेट्स हैं उनके बारे में पहले उनको सिखाया जाना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, सदा रहने वाला। जो सदा रहता हो उसको हम शाश्वत कहते हैं। और कभी कभी इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, पता होना नहीं चाहिए मतलब अगर आप, क्योंकि आप टेट का एग्जाम दोगे तो टेट का एग्जाम में आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। एक तो हिंदी जो है वो नेसेसरी है, कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी भाषा में आप उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश में से कोई ले सकते हो। तो अगर आप इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इस तरह के ही आपके इंग्लिश ग्रामर ही ज्यादातर रहती है। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाए तो उसमें इंग्लिश में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, which remains always, मतलब जो सदैव रहता हो उसको हम इंग्लिश में एटर्नल कहते हैं। ओके, शाश्वत हिंदी में कहते हैं। जो गुण रहित हो, मतलब जिसमें कोई गुण ना हो, उसको हम कहते हैं निर्गुण। ओके, अब आप इसमें देखिए मिलते जुलते आपको ऑप्शन मिलेंगे, अवगुण, सगुण, अगुण या निर्गुण। तो निर्गुण जो है वो जो गुण रहित हो उसका सही उत्तर होगा। अब नीचे आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए उपचार, उपचार का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं ना कि उपचार के लिए हम गए तो उसका मतलब होता है इलाज के लिए हम गए। ओके, समाधान तो एक समस्या का समाधान, देखिए समस्या का होता है, और जो इलाज है वो किसी रोग का होगा। किसी रोग का हम उपचार कहते हैं, जिसको इलाज कहते हैं, लेकिन समाधान जो है वो किसी समस्या का होता है। ओके, निकस, निकस का मतलब होता है कसौटी। ओके, निकस का मतलब कसौटी होता है। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे है सिलेबस में आपके, तो इस वजह से देख लीजिए आप। कबीर के जो सूफी गुरु थे वो शेख तकी थे, उनका नाम शेख तकी था। अब देखिए ये तो आपका हो गया, शेख तकी नाम हो गया, लेकिन वो किस संप्रदाय के थे? तो सूफी संप्रदाय के थे। सूफी गुरु शेख तकी उनका नाम है। ओके, तो ये हमने हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये पहला ही पार्ट है, इसमें भी 2-3 पार्ट और होंगे आपके, तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे जल्दी ही। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर रिवीजन के उस पे हो तो रिवाइज आप कर लीजिए। देखिए डीएलएड 3rd सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा ये तो भी पता नहीं है, लेकिन जब भी होगा, अप्रैल मई में जब भी हो, तब तक हम काफी कुछ जो है रिवाइज कर चुके होंगे। अब इसमें देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अगर आपको 2-4 क्वेश्चन में छोड़ दूं तो बाकी आप कभी न कभी पढ़े जरूर होंगे। ओके, डीएलएड में पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर में आप हिंदी में पढ़े होंगे, या और भी अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी रखी तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा इसमें से। सो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस ये है कि आप एक प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, एक रिवीजन देते रहिए, बस क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं होता है। ओके, थैंक यू।